हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई रियली विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एकदम न्यू चैप्टर दैट इज मैट्रिसेस फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। ओके, सो आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 3.1 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है, एक्सरसाइज 3.1 में जितने भी कंसेप्ट्स हैं, न्यू टर्म्स हैं, उन सबका इंट्रोडक्शन अपन देखने वाले हैं। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ना आपका, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, तो बहुत ही मज़े के साथ आपको इस चैप्टर को वीडियो के साथ ही ख़त्म कर लेना है। ठीक है, ओके जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले देखो, आपने ना अभी तक मैट्रिसेस कभी नहीं पढ़ा, ये फर्स्ट टाइम है जब आप मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स बेसिकली ना एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है। मैम ये क्या है? अरे सुनो तो, कुछ भी नहीं है, एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है, एक अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट होता है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या फंक्शंस। ठीक है, कुछ नंबर्स होंगे या कुछ फंक्शंस होंगे, उनका ये एक अरेंजमेंट होता है। कौन? मैट्रिक्स। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो, चैप्टर बहुत ईजी है। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। नंबर्स एंड फंक्शंस, मैंने क्या कहा, मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स तो एक अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट होता है? नंबर्स का या फंक्शंस का। तो ये जो नंबर्स एंड फंक्शंस का अरेंजमेंट होता है ना, इन नंबर्स और फंक्शंस को हम एलिमेंट्स या एंट्रीज कहते हैं मैट्रिक्स की। क्या कहते हैं? कि दीज नंबर्स और फंक्शंस आर द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ये कौन है? एलिमेंट्स हैं या फिर एंट्रीज हैं। ठीक, ओके। सो मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। कुछ मैट्रिक्स मैं आपको दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो ज़रा, एक मैट्रिक्स ये है, यहाँ पे आपको ना इस सिंबल का ध्यान रखना है। ठीक है, ये सिंबल जब आप बनाते हो तो आप मैट्रिक्स पढ़ रहे होते हो, और जब आप ये सिंबल बनाते हो तो आप डिटर्मिनेंट पढ़ रहे होते हो, जो आपका चैप्टर नंबर 4 होगा। तो यहाँ पे इस सिंबल का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। आप याद रखेंगे, मैट्रिक्स को हम इस तरीके से बनाते हैं, राइट? डिटर्मिनेंट को हम ऐसे बनाते हैं। ये क्या होता है, इसके बारे में चैप्टर 4 में देखेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स बना रहे हो तो ऐसा बनाना है आपको। ठीक है, चलो जी, तो हमने क्या कहा, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का या फंक्शन का। मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। आप देख रहे हो, ये एक मैट्रिक्स है, इसको हमने किससे डिनोट किया है? कैपिटल लेटर ए से। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये एक ए मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये क्या है? एक ए मैट्रिक्स है। इसी तरीके से आप अपने मैट्रिक्स को और एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये भी एक मैट्रिक्स दिखेगी। किसी भी टाइप के नंबर्स हो सकते हैं, राइट? आपके रियल नंबर्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं। डेसिमल में ले लो, आप यहाँ पे आयोटा बना लो, कोई भी नंबर चलेगा, रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, कोई भी नंबर चलेगा, बस मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको लिखना आना चाहिए। कैसे लिखते हैं? अगेन, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स रहेंगे आपके पास, इस मैट्रिक्स को हमने बी से डिनोट किया है, और ये आपकी मैट्रिक्स है एक, राइट? ठीक है जी, आप चाहे ना तो अपने मैट्रिक्स में ट्रिग्नोमेट्री को भी सजा सकते हो। तो यहाँ आप देख रहे हो, देखो फंक्शंस लिख दिया अपन ने, यहाँ पे cos x आ गया, sin x आ गया, tan x आ गया, और इस मैट्रिक्स को हमने कहा कि इसका नाम C है। तो अभी तक आपको ना इस स्लाइड से क्या समझ लेना है कि मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? नंबर्स का या फंक्शंस का। नंबर्स एंड फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आपके फंक्शंस आ सकते हैं, आप यहाँ ट्रिग्नोमेट्री को देख सकते हो, आप यहाँ पे अनेक अनेक तरीके के नंबर्स को देख सकते हो, और ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बस अभी आपको इस पेज से इतना ही सीखना था। ठीक है जी, ओके। धीरे धीरे चलेंगे, चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। ये क्या है मैम? ये एक मैट्रिक्स है जिसको आपने डिनोट किया है ए से, क्योंकि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। तो ये आपकी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैं आप लोगों को कुछ टर्म से इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, जैसे कि रोज, कॉलम और एलिमेंट्स। एलिमेंट्स तो अभी आप सीख कर आए हो, लेकिन ये रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, अब जरा हम इनके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस मैट्रिक्स में जो आपकी वर्टिकल लाइन्स है, ये वर्टिकल लाइंस है ना, ये जो खड़ी खड़ी लाइंस है, इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइंस। ये जो आपकी वर्टिकल लाइंस है ना, राइट, ये रिप्रेजेंट करती हैं कॉलम्स को। आपको अपने मैट्रिक्स में से लाइन ड्रॉ नहीं करना है, वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये जो ऐसी सीधी लाइंस है, ओके, इन्हें हम क्या कहते हैं? कॉलम्स कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स में कोई मुझे बताएगा कितने कॉलम है? कितने कॉलम नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे?
एक लाइन, 2 लाइन एंड 3 लाइन। तो मैम इसमें 3 कॉलम्स हैं, राइट? तो आपकी जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उसे हम मैट्रिक्स में क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। तो याद रखोगे कॉलम क्या होता है, ठीक है? अब बात करते हैं एक और टर्म पे, दैट इज नोन एज रोज। रोज क्या होती है? रोज होती है आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? रोज कहते हैं। अब HR इस तरीके से याद कर लो, HR, राइट? हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या कहते हैं? रोज कहते हैं। तो ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें हम कहते हैं रोज। क्या कोई मुझे बताएगा इसमें कितने रोज हैं? मैम काउंट कर लो ना, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, कितनी लाइंस है? 1, 2 एंड 3। सो कितने रोज हो गए इसमें? 3 रोज हो गए, ठीक है? हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज, वर्टिकल लाइंस कॉलम। अब यहाँ पे जो ये इतने सारे एलिमेंट्स रखे हैं ना, कौन कौन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कौन होते हैं? ये आपके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? इन्हें आप एंट्रीज भी कहते हो या एलिमेंट्स कहते हो। ये एलिमेंट्स आपके फंक्शन का रूप भी ले सकते हैं, ये आपके डिफरेंट टाइप के नंबर्स का भी रूप ले सकते हैं। ओके जी, सो यहाँ पे ये सब कौन है आपके? ये सब आपके एलिमेंट्स हैं। कौन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? ये सब आपके एलिमेंट्स हैं। तो क्या इतनी बातें क्लियर हुई आपको इस पेज से? तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहते हैं रोज, ठीक है? ओके। वर्टिकल लाइन क्या होता है? वर्टिकल लाइन होता है आपका कॉलम्स। फिर बात करते हैं कि आपके ये जो नंबर्स और फंक्शंस होते हैं ना मैट्रिक्स में, इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? नंबर्स का या तो फंक्शंस का। इन नंबर्स एंड फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रोज कहते हैं, HR। इस तरीके से याद कर लो। वर्टिकल लाइंस जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कुछ डिफिकल्ट लगा अभी तक? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? अब आगे आ जाइए आप लोग, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इस पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, आओ जरा इसको समझे। अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n और सिंपली m क्रॉस n, ठीक है? मैं मोस्टली आप लोगों को क्रॉस बोलते हुए दिखाई दूंगी, ठीक है? लेकिन आप किसे प्रोनाउंस करते हैं? m बाई n, b बाई, ठीक है? m बाई n की मैट्रिक्स है या m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, कोई इशू नहीं है, अपना अपना तरीका है बोलने का, ठीक है? लेकिन लिखना अपन को सही है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का? ऑर्डर होता है अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज। अगर आपके मैट्रिक्स में m रोज है, रोज मतलब HR, हॉरिजॉन्टल लाइंस, अगर आपके मैट्रिक्स में m रोज है और n कॉलम्स हैं तो हम कहते हैं कि हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n, यानी कि रोज पहले आता है और फिर आता है कॉलम। इस सीक्वेंस को आपको इस चैप्टर में हमेशा याद रखना है कि जब भी ऑर्डर की बात करते हो तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ रोज, फिर बीच में आता है क्रॉस और उसके बाद आपके नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रोज क्रॉस कॉलम इज इक्वल टू क्या है? आपका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है। व्हाट इज ऑर्डर? रोज क्रॉस कॉलम। कितने रोज हैं? क्रॉस कितने कॉलम है, ठीक है? चलो अब यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप लोग मुझे बताएंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ना, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? जल्दी से सोच के बताइए मुझे। आप कहेंगे देखो मैम ऑर्डर होता है रोज क्रॉस कॉलम। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स में पता करेंगे कि इसमें कितनी रोज हैं। तो रोज क्या होता है? रोज होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो 1 लाइन, ये 2 लाइन और ये 3 लाइन। तो इसमें रोज कितनी है? इसमें रोज है आपके पास 3। ओके जी। फिर बात करते हैं कॉलम की। कॉलम क्या होता है? वर्टिकल लाइंस। तो कितनी वर्टिकल लाइंस बना सकते हो? 2 वर्टिकल लाइंस बना सकते हो। तो कॉलम कितने हैं? 2 इसमें कॉलम है। अच्छा, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है आपका नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, RC, ठीक है? RC, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। सो कितने रोज है मेरे पास? मेरे पास इसमें 3 रोज हैं। कितने कॉलम है मेरे पास? 2 कॉलम है। इनका मल्टीप्लिकेशन करके 6 नहीं लिख देना, ऑर्डर को रिप्रेजेंट ही ऐसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने का कितना भी मन करे ना, मल्टीप्लाई नहीं है ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है कि 3/2 की मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है ये? 3/2 की मैट्रिक्स है। सो 3 क्रॉस 2, ठीक है? याद रहेगा। और हमेशा याद रखना ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हम यहाँ पे मैट्रिक्स के इधर नीचे साइड लिख के रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है जी, क्या किसी को कोई परेशानी? 3x2 सही है। चलो और एग्जाम्पल चाहिए? यस मैम, थोड़ा सा और एग्जाम्पल दो और इस बार हम आपको आंसर बताएंगे। वेरी गुड, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल। जल्दी से बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो आप कहेंगे देखो मैम, सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसमें कितनी रोज है। तो इसमें कितनी रोज है मतलब इसमें हम कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस बना सकते हैं। सो 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं। इसका मतलब इसमें कितनी रोज हैं? इसमें 3 रोज हैं। फिर बात करते हैं कि इसमें कितने कॉलम हैं। कॉलम क्या होता है कि हम अपनी मैट्रिक्स में कितनी वर्टिकल लाइन बना सकते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पे कॉलम है आपके पास 3, ठीक है। कितनी वर्टिकल लाइन आप बना सकते हो? 3 वर्टिकल लाइन आप बना सकते हो। सो इसमें कितने कॉलम हैं? इसमें 3 कॉलम है, राइट। अब ऑर्डर क्या होता है आपका ऑर्डर होता है यहाँ पे रोज क्रॉस कॉलम, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो आपके इस मैट्रिक्स में जल्दी से बताइए कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं। कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम है। मल्टीप्लाई करना है क्या? नहीं मैम, हमारा बहुत मन करेगा मल्टीप्लिकेशन करने का, लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। ये तो रिप्रेजेंटेशन होता है कि इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, ठीक है जी। यहाँ पे याद रखिएगा रोज पहले आते हैं फिर कॉलम आते हैं। क्या ये चीज समझ में आती जा रही है? क्या आप लोग ने मुझे यही आंसर दिया? यस, ओके। अब चलते हैं अगला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है, आप जल्दी से मुझे बताओ कि इस सी मैट्रिक्स में क्या है इसका ऑर्डर। इसमें रोज कितनी है, कॉलम कितने हैं, इसका ऑर्डर क्या है। तो एक बार फिर से जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है आपका रोज क्रॉस कॉलम। रोज क्या होता है? मैम ने कहा था HR से याद कर लो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हो आप इसमें? आप इसमें बना सकते हैं 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो इसमें रोज कितनी है? इसमें रोज हैं आपके 2। कॉलम क्या होता है? कॉलम होता है वर्टिकल लाइंस। तो कितनी वर्टिकल लाइंस आप इसमें बना सकते हैं? 3 वर्टिकल लाइंस आप इसमें बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें? 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहेंगे वी हैव 2 रोज एंड वी हैव 3 कॉलम। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है रो क्रॉस कॉलम। सो 2 रोज 3 कॉलम, सो दिस इज 2x3। क्या है ये? 2 रोज है, 3 इसमें कॉलम है। सो 2/3 की ये मैट्रिक्स है। क्या इसके ऑर्डर में किसी को परेशानी? अरे मैम हमने तो आपसे पहले आंसर दे दिया था। चलो वेरी गुड, बहुत खुशी हुई मुझे। तो इसमें कितनी रोज है? 2 रोज है इसमें। एंड इसमें कितने कॉलम है? 3 कॉलम है इसमें। क्या किसी को कोई समस्या? ऑर्डर समझ में आया क्या होता है? ठीक है। अब जब आपने अपनी बुक NCERT को देखा होगा ना, तो आपने कुछ इस तरीके का देखा होगा, डर गए होगे मैम ये क्या है। अरे सुनो, कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ पे ना इसे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के कंसेप्ट को जनरलाइज करके आपको बताया गया है। और जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ना आपको बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 1 मार्क्स में आ जाते हैं सिर्फ इसके ऊपर। इसमें से कैसे क्वेश्चन आएगा? सुनो बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, मैंने एक ऐसी मैट्रिक्स आपके सामने बनाई है जो m×n की है। मतलब कहने का ये है, इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं? इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं दे आर m। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है? m हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ये डॉट 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 रिप्रेजेंट कर रहा है कि आगे और भी है, हम आपको लिख के नहीं दिखा रहे, बस समझ जाओ कि m इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है। और इसमें अगर m×n है तो ये तो रोज के लिए होता है, ये कॉलम के लिए होता है। इसमें कितने कॉलम है? इसमें आपके पास n कॉलम है, ठीक है। सो ये मेरे पास एक जनरल फॉर्म है एक n×n मैट्रिक्स का। किस तरीके से लिखा है अब आप वो देखिए। यहाँ पे आप इसे लिखते हैं A11। ये लिखने का तरीका है, आप ऐसे बोल सकते हो ये एलिमेंट का एड्रेस है, ठीक है, A11। तो अगर आपको A11 बताना है, इसका मतलब क्या होता है कि ये पहली, सुनो, अगर आपके पास इस तरीके से लिखा है तो ये जो पहला वाला होता है ना, ये बेसिकली रो के लिए होता है। हमेशा पहला मैट्रिक्स में कौन है? रो। सबसे पहले क्या करना है आपको? रोना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है आपका? रो आएगा मैट्रिक्स में। तो हमेशा जो पहला वाला होगा वो क्या होगा? रो। और जो दूसरा वाला होगा वो क्या होगा? कॉलम। हमेशा रो पहले आएगी फिर कॉलम आएगी, ठीक है। तो अगर A11 लिखा है तो इसे हम रीड कैसे करेंगे? अब हम मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, हम रीड करना भी जानते हैं। इसे रीड कैसे करोगे आप? इसे आप रीड करोगे कि भाई देखो A11 का मतलब है पहली रो, पहले कॉलम का एलिमेंट कौन है? वो है आपका A11, ठीक है। अच्छा, A12 को कैसे रीड करोगे? हमेशा याद रखना पहले रो आएगा। तो 1 क्या है आपका? रो के लिए है, 2 क्या है आपका? कॉलम के लिए है। तो A12 को आप कैसे रीड करेंगे? A12 को आप रीड करेंगे यहाँ पे कि पहली रो
फर्स्ट रो, ठीक है, ये 2 किसके लिए, कॉलम के लिए, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट कौन है, A12। इनका रीड करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आते हैं। मैम आप बताओगे क्वेश्चंस, अरे डेफिनेटली बताऊंगी मैं, ठीक है, लेकिन समझते चलो आप अभी से। ओके जी, अच्छा कोई मुझे बताएगा यहाँ पे A23 का क्या मतलब है। मैम सुनो, सबसे पहले रो आता है, फिर आता है कॉलम RC, ठीक है, सबसे पहले रो फिर आता है कॉलम, तो A23 का मतलब है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, और ये रहा इसका एड्रेस। पहुंच गए, ठीक है, क्लियर है। तो इस मैट्रिक्स में आपको याद रखना है कि रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। अगर मैं इन एलिमेंट्स के अगर एड्रेस के बारे में बात करूं, तो दिस इज A11, A12, A13, A1J, A1N, मतलब पहली रो n कॉलम, ठीक है। फिर इधर आओगे तो सेकेंड रो, देखो ये सबका सेम रहेगा क्योंकि ये सब लोग कहाँ है, सेकेंड रो में है, और यहाँ पे कॉलम्स के नंबर बदलते जा रहे हैं, देखो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर ये J है, और फिर ये N है, ठीक है। ऐसे जब आप नीचे आएंगे तो ये M रोज है, ये सब कौन है, M रोज के एलिमेंट है, और यहाँ पे कॉलम देखो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम एंड nth कॉलम। तो इस तरीके से आप अपने मैट्रिक्स को जनरलाइज करके लिखते हो, ठीक है। मैम हमें ना, जो आपने हमें प्रीवियस स्लाइड में एग्जाम्पल दिया था, इसमें से आप किसी मैट्रिक्स का हमें एड्रेस लिख के बता दो, इसका जनरल फॉर्म लिख के बताओ। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अपन इस मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म लिख के दिखाते हैं आपको, सी मैट्रिक्स का। तो सी मैट्रिक्स का आप लोगों ने मुझे ऑर्डर क्या बताया था मैम, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, तो इसमें हम कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं, 2, तो इसमें जो ऑर्डर था दैट वाज 2 क्रॉस, कितने कॉलम है इसमें, 3, सो 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो इसका ऑर्डर मैम 2 क्रॉस 3 है। तो अगर मुझे इसका जनरल फॉर्म लिखना है तो मेरे पास जनरल फॉर्म में कितनी रोज आएंगी, 2 रोज आएंगी, 3 कॉलम आएंगे। तो कैसे लिखूंगी मैं इसको लिखूंगी A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसे लिखूंगी A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। पहली रो हो गई, और देखो ये 3 कॉलम हो गए। अब दूसरी रो को बनाएंगे आप, तो 2 1, ये 2 का मतलब क्या है, सेकेंड रो में आ गए, फर्स्ट कॉलम है। यहाँ आप लिखेंगे 2 2, इसका मतलब क्या है, सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम है। फिर यहाँ आप लिखेंगे A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो अगर मैं आपसे इस मैट्रिक्स में पूछूं कि जल्दी से मुझे A22 एलिमेंट का नाम बताओ, तो A22 एलिमेंट का अगर मैं आपसे नाम इस मैट्रिक्स में पूछती हूं तो आप कहेंगे देखो मैम A22 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो A22 आपका 3 है। तो इस तरीके से आपसे एड्रेस पूछा जाता है एलिमेंट्स का। क्या ये चीजें क्लियर है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से आपको ये जनरल फॉर्म लिखना आना चाहिए, ठीक है जी। ऐसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं और सिमिलरली आप इधर भी लिख सकते हैं इनका जनरल फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई परेशानी किसी को, एड्रेस कोई पूछेगा तो बता दोगे क्या? राइट, एक काम करना, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे इस मैट्रिक्स में से, ए मैट्रिक्स में से आप मुझे बताएंगे, पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ कि आप मुझे बताएं A31, इसमें मुझे A31 एलिमेंट आपको बताना है और इसमें से आप मुझे बताएंगे क्या बताएंगे आप मुझे बताएंगे A33। मैम 3 क्यों बार बार ले रहे हो? चलो ठीक है, लो A23 बता देना। इसमें से आप मुझे A23 बताएंगे, इसमें से आप मुझे A31 बताएंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए, मैं बिल्कुल आपका आंसर चेक करने वाली हूँ। जैसे ही आपका ये वीडियो खत्म होगा आप आंसर लिखेंगे और फिर मैं आपका आंसर चेक करूँगी, ठीक है। सो आई होप एड्रेस में किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ ज़रा। मैम क्वेश्चन नहीं, हम समझ रहे थे, ओके। तो अभी हमने क्या किया, हमने m/n की मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया और उसके बाद एक छोटी सी मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस कर दिया। अब एक बात याद रखिएगा, इस मैट्रिक्स को ना आप काफ़ी बार देखेंगे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ। कोई भी मैट्रिक्स जो होगी आपके पास ना, उसको ये लोग पेपर वाले आपको ऐसा लिख के भी दे सकते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे ये ऑर्डर मेंशन कर देंगे मैट्रिक्स का और यहाँ लिख देंगे IJ, AIJ। आप जानते हो I मतलब है रो, J का मतलब है कॉलम, और यहाँ मैट्रिक्स लिख देंगे m×n, तो आपको पता चल जाएगा कितनी रोज हैं कितने कॉलम है। तो हम इस पूरी सी बड़ी सी मैट्रिक्स को बंद करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
यहाँ पे जो आई होता है किसके लिए होता है, रो के लिए होता है। तो आपका आई कहाँ से कहाँ वरी करेगा, आपका आई जो है वो 1 से लेके एम तक रहेगा, क्योंकि इसमें एम रोज है तो आई को एम तक तो रहना पड़ेगा। और यहाँ पे जो पोजीशन स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर से स्टार्ट होती है पोजीशन, तो आई आपका 1 से m के बीच में रहेगा, क्योंकि आई रिप्रेजेंट करता है रो को, ठीक है। और ये जो j है ना, j आपका 1 से n तक रहेगा। j कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 1 से n तक रहेगा, क्योंकि देखो j भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी जो पोजीशन स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होती है। और यहाँ पे जो ये n है इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, मतलब m रोज है n कॉलम है। इसका मतलब ये हुआ कि j जो मेरा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है उसमें कितने कॉलम से, 1 से लेके n तक आपको जाना है। तो i रिप्रेजेंट करता है रो को, 1 से n तक रहेगा, j रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, 1 से n तक रहेगा। तो ये आपके ij हो गए। स्ट्रेस नहीं लेना है, जब मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताऊंगी, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी ना, तो आप क्वेश्चंस को ऐसे ही उड़ाते जाओगे, ठीक है। बस ऐसा टर्म्स को ना देख लो ताकि आपको ना थोड़ा फैमिलियर रहो कि सब पढ़ क्या रहे हो। सीधे क्वेश्चन पे आएंगे ना तो लगेगा क्या है, लेकिन थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अलग ही लेवल का मजा आएगा, ठीक है। मुझसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप लोग। चलो जी, तो यहाँ पे हमने इसका रिप्रेजेंटेशन देख लिया। कभी कभी मैट्रिक्स इस तरीके से बंद मिले तो भी डरना नहीं है, हमेशा याद रखना मैट्रिक्स में सबसे पहले रोज आएगा फिर आपका कॉलम आएगा। तो AIJ लिखा है मतलब I आपकी रो है, J आपका कॉलम है। एड्रेस कैसे पता करते हैं मैंने आपको वो भी बताया। अब यहाँ पे देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर था, m क्रॉस n। पता है इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, एक बड़ा ही प्यारी चीज मैं आपको बताती हूँ। जो भी ऑर्डर होता है ना मैट्रिक्स का, अगर आप उसका रियलिटी में मल्टीप्लिकेशन कर देना तो आपको उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है ना, तो अगर मैं mn का मल्टीप्लाई कर दूं तो m क्रॉस n का अगर मल्टीप्लिकेशन मैंने किया तो मुझे क्या मिलेगा, mn। तो इसमें पता है कितने एलिमेंट्स होंगे, mn एलिमेंट्स होंगे। मैम एक अच्छा सा एग्जाम्पल देके बताओ। चलो बात ठीक कह रहे हो आप लोग। अभी ना अगर मुझे बताना है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं तो मुझे पता है इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 3। मैम हम तो काउंट करके बता देंगे, अरे ठीक है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना, अगर आप उसे रियलिटी में मल्टीप्लिकेशन कर दें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स पता चल जाता है। 2 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है, 2 3 क्या होता है, 6 होता है। काउंट करके चेक कर लो, 6 ही एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। काउंट भी कर रहे हो तुम लोग, चलो ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। मैम इसका क्या ऑर्डर था, इसका ऑर्डर था 3 बाय 3, 3 रोज है 3 कॉलम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, रियलिटी में मल्टीप्लिकेशन करो, 3 3 9, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब चेक करोगे तुम लोग, है ना। चलो ठीक है। तो जब भी ऑर्डर का रियलिटी में मल्टीप्लिकेशन करते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता चल जाते हैं। इसका ऑर्डर था 3 क्रॉस 2, मल्टीप्लाई करो कितने एलिमेंट्स आएंगे, 6। तो इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। काउंट कर रहे हो क्या, नहीं मैम विश्वास है हमें। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाइए एग्जाम्पल। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 3.1 में। इस कंसेप्ट वीडियो को स्ट्रॉन्ग करो और फिर आप इसकी एक्सरसाइज ना अपने आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं भी सॉल्व करवाऊंगी तो टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल लिखा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं, तो आप हमें बताएंगे कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अब वो कंसेप्ट ना यहाँ पे आपको यूजफुल लगेगा। इनने बोला है कि किसी मैट्रिक्स में जो आपके एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे एनो लिख दे, नो मत पढ़ना, नंबर ऑफ है ये। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपके किसी मैट्रिक्स में 8 हैं तो आपको बताना है कि उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। आपको सोच के बताना है कि इसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। मैम कैसे बताएंगे, सुनो अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना, अगर उस ऑर्डर को आप रियलिटी में मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चलते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, तो आप हमें बताओ कि इसमें कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो आप सोचोगे कि ऐसे आप नेचुरल नंबर्स के पेयर सोचो जिनका मल्टीप्लिकेशन आपको 8 देता है। किसका पेयर सोचना है, नेचुरल नंबर का पेयर सोचना है। तो ऐसे नेचुरल नंबर्स को आप सोचिए जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको 8 मिल जाए। तो ठीक है, वेरी सिंपल। तो कौन कौन हो सकता है वो, 1 क्रॉस 8 है ना, दिमाग में करो, 1 इंटू 8 कितना होता है, 8 होता है। अच्छा,
फिर नेक्स्ट होगा आपका 2 क्रॉस 4, 2 4 क्या होता है 8 होता है ना, 3 के टेबल में 8 आता है क्या, नहीं मैम, अच्छा। इसके बाद ले लो 4 क्रॉस 2, उसके बाद आप ले लो 8 क्रॉस 1। तो इतने ही पॉसिबल ऑर्डर्स हैं मैट्राइसिस में जिनके 8 एलिमेंट्स हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जो 8 एलिमेंट्स को होल्ड करती है ना, तो उनके पॉसिबल ऑर्डर्स यही हो सकते हैं। क्योंकि जो भी आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर है, अगर m क्रॉस n का ऑर्डर है ना किसी मैट्रिक्स में, तो उसमें जो एलिमेंट्स की संख्या होती है वो क्या होती है, उनका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली प्रोडक्ट गिवन है कि 8 है, तो बस मुझे ऐसे पेयर सोचने हैं नेचुरल नंबर के, ऐसे दो पेयर्स मुझे सोचने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन मुझे 8 मिल जाए। तो 1 8 ले लो, 2 4 ले लो, 4 2 ले लो, 8 1 ले लो। तो आपके पास कितने पेयर आ रहे हैं, आपके पास 4 पेयर्स आ रहे हैं। क्या किसी को कोई समस्या है इस क्वेश्चन में? ईजी एग्जाम्पल है, क्लियर होती जा रही है चीज़ें। ऐसे आपको ना 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज 3.1 में, ठीक है। कोई समस्या किसी को? क्या करना है आपको यहाँ पे? डन, ओके जी। मैम एक सवाल है, क्या ये 1 क्रॉस 8 और 8 क्रॉस 1 को दो बार लिखने का क्या मतलब है? अरे सेम टू सेम कहाँ है? इसका मतलब है एक रो है 8 कॉलम है, इसका मतलब है 8 रोज है 1 कॉलम है। दे आर डिफरेंट, इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट बनेगा, ठीक है। तो ये सेम चीज़ें नहीं है, दे आर डिफरेंट। सो 1 क्रॉस 8, 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 2 एंड 8 क्रॉस 1, ये 4 मेरे पास पॉसिबल मैट्राइसेस हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हो सकते हैं। मुझे कैसे पता? अरे इनका मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 ही तो आएगा, ठीक है जी। चलो अब एक क्वेश्चन अपन लेते हैं एड्रेस वाले पे, ठीक है। ये एड्रेस वाला क्वेश्चन, या फिर मैं सिंपली कहूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स पे ना कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, किस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, इनके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। सो हमें ना एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 3 बाय 2 की, 3 बाय 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। इसका मतलब पता है क्या है? कितनी रोज है इसमें? मैम मैट्रिक्स में हमेशा सबसे पहले रोज आती हैं, तो इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, ठीक है जी। हमें एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें 3 रोज होने वाली हैं और 2 कॉलम्स होने वाले हैं, ठीक है जी। और जो एलिमेंट्स है ना, उन एलिमेंट्स की डेफिनेशन गिवन है, ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को लगाओ और एलिमेंट्स को इसमें डालते जाओ। डेफिनेशन क्या है आपके पास? aij इज इक्वल टू हाफ मॉड i माइनस 3j, ये आपकी डेफिनेशन है। i माइनस 3j ये आपका मॉड है, ठीक है। मैम कौन सी एलिमेंट डालें? अरे अभी तो सिखाया था आपको कि 3 बाय 2 की मैट्रिक्स बनानी है, ऑर्डर है इसका 3 बाय 2, मतलब 3 रोज आनी है, 2 कॉलम आना है। तो यहाँ पे पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो आप लिखेंगे A11 A12। मैम A13 क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि सिर्फ 2 कॉलम चाहिए ना, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड कॉलम, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे? A21 A22, दिस इज A31 और ये क्या होगा? A32। क्या किसी को कोई समस्या है? चेक तो करो, पहली रो पहला कॉलम, A11 A12, A21 A22, A31 A32, ठीक है। अब बस आपको इन एलिमेंट्स को यहाँ डालते जाना है, इस फॉर्मूले को लगाना है, इनकी पोजीशन जो भी है एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। कैसे करना है देखो, तो आप लिखेंगे A11, आपको इन सब के एलिमेंट्स चाहिए ना, तो आप लिखेंगे यहाँ पे A11। तो इस डेफिनेशन में लगाओ इसे, तो दिस इज हाफ। यहाँ पे देखो हमेशा याद रखना कि जो भी पहला होता है दैट इज i और दूसरा वाला होता है j। तो ये भी i है, ये j, दिस इज i j, ये क्या है i, ये है j। हमेशा पहले i आएगा फिर j आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप अपने i को रखें। A11 में मेरा i क्या है? 1, j क्या है? 1, सो 1 माइनस 3 और ये रहा आपका मॉड। 1 माइनस 3 कितना होगा? 1 माइनस 3 होगा -2। किसी भी चीज़ को मॉड से बाहर निकालते हो, मॉड्यूलस से बाहर निकालते हो, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो जब ये मॉड का साइन यहाँ से हटेगा ना, तो ये नेगेटिव भी चला जाएगा एंड 2 2 सा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो A11 कितना आया मेरे पास? A11 मेरे पास 1 आ गया। इसके बाद मुझे चाहिए A12। सो A12 क्या होगा? आप लिखेंगे यहाँ पे हाफ, फिर से लगाएंगे इस डेफिनेशन को, ठीक है। i क्या है मेरा? 1, j क्या है मेरा? 2। सो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 माइनस 3 और j की जगह पे हमने लिखा 2। 3 2 सा क्या हो जाएगा? 3 2 सा यहाँ पे 6 हो जाएगा। सो 1 माइनस 6 क्या होता है? 1 माइनस 6 होता है -5। मॉड से जब -5 बाहर आएगा तो ये क्या बनेगा? मॉड से जब -5 बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और आप यहाँ पे लिखेंगे 5/2। दैट्स इट, इतना ईजी है ये, राइट। अब आज आगे आ जाइए आप लोग। तो आगे आपके पास एलिमेंट है A21। सो A21 क्या होने वाला है? डेफिनेशन में रखो आप, दिस इज हाफ,
यहाँ पे बनाया मॉड, i क्या है मेरा 2 और j क्या है मेरा इस बार 1, सो 2 माइनस 3 j इज 1। देखो ज़रा, ये i है ये j है, तो आपने रखा 2 और आपने रखा यहाँ पे 1, सो 2 माइनस 3 कितना होगा, चेक कर लो आप लोग, 2 माइनस 3 होता है -1। मॉड से जब -1 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा +1, तो ये आपका a21 हो गया। यहाँ आप लिखेंगे a22, राइट, डेफिनेशन लगाओ, दिस इज हाफ, यहाँ बनाया मॉड, i क्या है 2, j क्या है 2, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2 माइनस 3 2 ज़ा 6, अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना अपन, चेक करो आप, j आपका कितना है 2 है, सो 3 2 ज़ा क्या हो गया 6, 2 माइनस 6 कितना हो गया -4 हो गया। जब भी नेगेटिव मॉड्यूलस फंक्शन से बाहर आएगा इट विल बी पॉजिटिव, तो आप जब इस मॉड को हटाएंगे यहाँ से तो 4 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आपने 2 लिखा, ये आपका a22 हो गया। इसके बाद आपको लिखना है a31, सो a31 क्या होगा, फिर से डेफिनेशन को लगाओ, यहाँ लिखेंगे आप हाफ, ये रहा आपका मॉड फंक्शन, आपका i कितना है, यहाँ पे चेक करो, हमेशा i पहले वाला टर्म होता है, तो i है 3, तो i की जगह पे 3 रखना है, j की जगह पे आपको 1 रखना है, सो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 आपका 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग गिव्स यू 0, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आपको चाहिए a32, सो a32 फिर से लगा दो डेफिनेशन, हाफ मॉड, i कितना है मेरे पास 3, j कितना है मेरे पास 2, सो 2 3 ज़ा कितना होता है 6 होता है ना, 3 2 ज़ा कितना होता है 6 होता है ना, ठीक है। 3 माइनस 6 कितना होगा -3 होगा, तो मॉड से जब आपका -3 बाहर आएगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा 3/2। तो आपके पास डिफरेंट पोजीशंस के एलिमेंट आ चुके हैं, बस अब आपको जाके एलिमेंट्स को उनके रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे रखना है और आपने एक 3/2 की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया। इजी क्वेश्चन है ना, इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। चलो, सो मेरी मैट्रिक्स ए क्या बनेगी, मेरी मैट्रिक्स ए बनने वाली है a11 मेरे पास 1 है, a12 मेरे पास 5/2 है, ठीक है, a21 मेरे पास हाफ है और यहाँ पे a22 मेरे पास कितना है 2 है, a31 0 है और a32 मेरे पास 3/2 है। तो ये रही मेरी मैट्रिक्स जो ये मुझसे कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते थे। क्या इस क्वेश्चन में ऐसा किसी को लगा बहुत डिफिकल्टी है? छोटी छोटी सी बातें अगर आपको पता है ना तो सीरियसली पूरे 12th क्लास में मैट्राइसिस वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है, ठीक है। कोई परेशानी किसी को, किस तरीके से एलिमेंट्स निकाला और अपनी मैट्रिक्स को बना लिया, एक बार चेक कर लें अपन, 1 5/2 1/2 2 0 एंड 3/2, परफेक्ट, ठीक है। चलो यहाँ पे अब एक सेक्शन आपका खत्म होता है, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस पे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछता है रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, तो इन सब के बारे में ना आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये दिखती कैसी हैं, ये मैट्रिक्स में से क्या खासियत है कि इनके डिफरेंट नाम हैं, ठीक है। चलो सबसे पहली मैट्रिक्स आपको पढ़ना है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम है। जिस भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होता है उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। डेफिनेशन देखो, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, सिर्फ एक कॉलम है ना तो इसीलिए कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपकी कॉलम मैट्रिक्स दिखेगी। कितने कॉलम है इसमें, एक कॉलम है। कॉलम मतलब क्या, कितनी वर्टिकल लाइंस आप इसमें बना सकते हो, आप इसमें सिर्फ एक ही वर्टिकल लाइन बना सकते हो। सो इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है। रोज़ कितनी है इसमें, जल्दी से बताओ रोज़ कितनी है। मैम रोज़ बताने के लिए हम ना इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते हैं, तो यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाए ना तो दिस इज़ 1 2 3 4, तो 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस पॉसिबल है। इसका मतलब मैम जब भी अगर अब आप हमसे इसका ऑर्डर पूछोगे ना तो ऑर्डर होता है रोज क्रॉस कॉलम, तो कॉलम मैट्रिक्स है, ये एग्जाम्पल है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 4, कॉलम कितने हैं 1, तो 4 क्रॉस 1, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 4 क्रॉस 1 हो गया। तो देखो इसमें ना ज़्यादा जो आपको सोचना है कॉलम मैट्रिक्स में, बस इतना सोचना है कि एक कॉलम हो, ऑर्डर कुछ भी बने रहे, 2 क्रॉस 1 हो, 3 क्रॉस 1 हो या 4 क्रॉस 1 हो या फिर 5 क्रॉस 1 हो, लेकिन कॉलम कितने होने चाहिए 1 ही होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एक बार बस मैंने आपसे ऑर्डर पूछ लिया ताकि आपको ऑर्डर की नॉलेज बहुत अच्छे से बनी रहे। अब इस मैट्रिक्स को ना हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कॉलम मैट्रिक्स को हमें जनरल फॉर्म में भी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे A इज इक्वल टू
ये मैट्रिक्स का साइन, दिस इज AIJ। ये AIJ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपके A11, A12, A13 इस टाइप के जो आपके एलिमेंट्स हैं उसको मैंने एक साथ कंप्रेस करके लिख दिया कि A इज इक्वल टू AIJ। एक मैट्रिक्स बनाना है, कैसी मैट्रिक्स बनाना है जिसमें आपके रोज कितने भी बने रहें, वी डोंट केयर, लेकिन हमें किससे फ़र्क पड़ता है, हमें फ़र्क पड़ता है कि कॉलम तो हमारा एक ही होना चाहिए। तो अगर मुझे कॉलम मैट्रिक्स को जनरली रिप्रेजेंट करना है तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। A इज इक्वल टू AIJ मैट्रिक्स के अंदर M×1, M मेरे रोज हैं और 1 क्या है, मेरा कॉलम है। तो M×1 है मतलब इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। क्या किसी को कोई परेशानी, यहाँ पे एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है M×1, ठीक है जी, कोई परेशानी, सब ठीक है ना। चलो, कॉलम मैट्रिक्स याद रहेगी, मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 कॉलम। अब बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स क्या होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो है, only one row। तो रीड करो डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। क्या किसी को कोई समस्या, सब ठीक। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बी आपकी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें आपको कितने रो नजर आ रहे हैं, क्या ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, क्या ये एग्जाम्पल मैंने सही लिखा है रो मैट्रिक्स के लिए? अरे मैम बिल्कुल सही लिखा है आपने। यहाँ पे एक रो है, देखो ना, आप चेक कर लो कितनी रो है, एक रो है, क्योंकि सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में इस पे बना सकती हूँ। तो क्योंकि इसमें एक रो है मतलब ये मेरी एक रो मैट्रिक्स है। कॉलम कितने भी बने रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे इसमें कितने कॉलम बने हैं, वर्टिकल लाइंस आप ड्रॉ करके चेक कर लो कितने कॉलम हैं इसमें, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, इसमें 4 कॉलम है। तो मेरे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1×4। सो रो मैट्रिक्स क्या होती है, उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1 और कॉलम कितने भी बने रहे वी डोंट केयर, ठीक है। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म इस तरीके से होता है, B इज इक्वल टू BIJ। ये BIJ वगैरह कुछ नहीं है, B11, B12, B13, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको एड्रेस सिखाया था ना मैट्रिक्स को कैसे एक्सपेंड करते हैं, वो बस उसके एक्सपेंड करने के लिए ही लिखा हुआ है। ओके, तो मैंने इस मैट्रिक्स को कैसे लिखा, रो मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म कैसा है, B इज इक्वल टू BIJ। ओके, BIJ जहां पे मेरे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 है, और कॉलम कितने हैं, कितने भी बनी रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रो तो हमारी 1 होनी चाहिए। तो रो मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1×n से। देखो जरा कोई समस्या किसी को, 1×n मतलब इस तरीके से एक रो, कॉलम कितने भी बनी रहे, रो एक होनी चाहिए। तो इस तरीके से इसका जनरल फॉर्म होता है। क्या कोई समस्या, कॉलम क्या है, रो क्या है, सब परफेक्ट है। चलो जी, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स को देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स के भी आपको अलग अलग टाइप देखने के लिए मिलेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, अच्छा स्क्वायर क्या होता है, जिसमें आपके सारे जो साइड होते हैं इक्वल होता है ना। अब किसी मैट्रिक्स को अगर स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि रोज एंड कॉलम कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो जब भी आपके रोज एंड कॉलम इक्वल होते हैं, किसी मैट्रिक्स के अगर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा नाम है ना वैसा ही काम है, बस थोड़ा सा अगर एक बार आपने पढ़ लिया तो आप टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस तो नहीं भूलने वाले हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक है, सेट टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दस एन M×n मैट्रिक्स इज सेट टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स अगर m आपके n के बराबर है। अगर कोई मैट्रिक्स है M×n का और मैं चाहती हूँ कि इसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहलाएगी जब m और n कैसे होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे। m शुड बी इक्वल टू n, और ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब क्योंकि आपको पता है ऑर्डर कैसे बताते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, रोज क्रॉस कॉलम। जब आपके रोज एंड कॉलम बराबर ही है किसी मैट्रिक्स में, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने के लिए आप सिंगल एक शब्द का भी यूज कर सकते हो, जैसे n। आपको दिख रहा है ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। मुझे कैसे पता, क्योंकि देखो ना इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3, कितने कॉलम है, 1 2 3। सो 3/3 की ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें रोज एंड कॉलम मेरे कैसे हैं, बराबर है। तो मैं इसका अगर ऑर्डर लिखना चाहूँ ना, तो इसका ऑर्डर मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, या फिर मैं ऐसे भी कह दूँ तो गलत नहीं है कि इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ यही समझाने की कोशिश किया है, क्या अगर m और n बराबर है ना,
तो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को आप सिंगल एक शब्द से भी लिख सकते हो। जैसे मैं चाहूँ तो यहाँ पे 3 लिख सकती हूँ, इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 3 क्रॉस 3 लिखो, नो समस्या। अगर कोई आपसे कहे कि एक मैट्रिक्स बनाइए ऑर्डर 3 का, तो इसका मतलब ये है कि वो 3 बाई 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। चलो जी, इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे आप? इसका जनरल फॉर्म आप इस तरीके से लिखेंगे, A इज इक्वल टू ए आई जे आपको एड्रेस बताता है एलिमेंट का, और यहाँ पे m क्रॉस m लिख दो। m क्रॉस m मतलब क्या है कि आपके रोज एंड कॉलम बराबर है, इसलिए m क्रॉस m लिख दिया, ठीक है। m क्रॉस n नहीं लिखना, अगर m क्रॉस n लिख रहे हो तो आगे लिखना पड़ेगा वेयर m इज इक्वल टू n। तो इससे अच्छा है क्या है कि रोज एंड कॉलम बराबर है, m क्रॉस m लिखो, 3 क्रॉस 3 लिखो, 4 क्रॉस 4 लिखो, ये सभी आपकी स्क्वायर मैट्रिसेस होती है। तो जिनमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं उन मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? बताओ। अरे मैम इसमें नंबर ऑफ रोज पता है कितने हैं आपको? 2 इसमें रोज हैं, क्योंकि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं। कॉलम कितने हैं? 2 वर्टिकल लाइंस बना सकते हैं। सो 2 बाई 2, सो 2 बाई 2 है, मतलब ये तो हमारा नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे निकले? इक्वल निकले। सो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल है तो डेफिनेटली इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैम कोई समस्या ही नहीं है हमको, ठीक है जी। क्या ये बातें क्लियर है? व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स? कोई परेशानी किसी को? सब ठीक? चलो जी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को नहीं भूलना है, रो मैट्रिक्स को नहीं भूलना है, एंड कॉलम मैट्रिक्स को नहीं भूलना है, इनके जनरल रिप्रेजेंटेशन को भी नहीं भूलना है। अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। मैं यहाँ पे आपको ना टाइप ऑफ मैट्रिसेस नहीं पढ़ा रही, एक छोटा सा नोट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। अच्छा क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? सुनो, अगर मेरे पास ना कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तो जो एलिमेंट्स आपको इन एड्रेस पे मिलेंगे ना, कौन से एड्रेस पे? A11, A22, A33, A44, ANN, मतलब डबलेट टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे 11, 22, 33, 44, इन पोजीशंस पे जो आपको एलिमेंट मिलते हैं उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं डायगोनल, और उन्हें हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं वी हैव दिस मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, क्योंकि 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 3 वर्टिकल लाइंस मैं इसमें बना सकती हूँ। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? इसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो एड्रेस वाले एलिमेंट जहाँ पे मुझे A11, A22 और A33 मिलेगा, ठीक है। आप देखें अगर इसको, ये क्या है आपका A11, ये क्या है A12, ये क्या है A13, पहली रो के एलिमेंट्स लिखे। इसके बारे में अगर मैं बातें करूं तो दिस इज A21, ये A22 एंड दिस इज A23। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे दिस इज A31, ये A32 और ये क्या है A33। तो जहां आपको ये डबलेट मिल रहा है ना 11, 22, 33, इन पोजीशंस पे जो एलिमेंट रखे हैं इन्हें डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। बस इतनी सी बात है, याद रखना है आपको। तो A11 पे क्या रखा है? A11 पे रखा है 1, A22 पे रखा है 4, A33 पे रखा है 6। सो डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, 4 एंड 6। क्या किसी को कोई समस्या इसमें? याद रखोगे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 एंड सो ऑन। इन पोजीशंस पे जो एलिमेंट है दे आर डायगोनल एलिमेंट्स। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। सो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। सबसे पहली शर्त क्या है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए? कि उस मैट्रिक्स को ना स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम कैसे हैं? इक्वल है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे हैं? बराबर है। तो एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं अगर उसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? 0 हो। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो पोजीशन A11 पे हो, A22 पे हो, A33 पे हो, ANN पे हो। तो जब ऐसे वाले पोजीशन पे एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं जहां पे आपके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो? 0 हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, सी ये क्या है? ये तो डायगोनल एलिमेंट्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में आप डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बात नहीं करते हो, आप किसके बारे में बात करते हो? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में। सो आपके जितने भी ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये सब कैसे होने चाहिए? इन सबको 0 होना पड़ेगा। और यहाँ पे आपके डायगोनल में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे शुड बी इक्वल टू 0,
ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप ये चीज क्लियर है, राइट। अब इसको अगर थोड़ा सा जनरल फॉर्म में हम लिख के दिखाएं तो यहाँ पे क्या बोला है इन्हें कि जब आपके पोजीशन i और j बराबर नहीं होते हैं, व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j, उस केस में आपका bij शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0। हम लोग अगर इस मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो ये वाला एलिमेंट क्या होगा आपका, दिस एलिमेंट इज a11, है ना। इस पोजीशन का, इस एड्रेस का एलिमेंट क्या है, a12, ये क्या है आपका a13, ये एलिमेंट क्या है आपका a21, दिस इज a22, ये आपका a23 है, ये आपका a31 है, ये आपका a32 है, ये आपका a33 है। तो इनने क्या बोला कि जहां पे आपका i और j बराबर नहीं है उस पोजीशन पे आपको एलिमेंट को 0 रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 and 2, मतलब मेरा i कौन है 1, j कौन है 2, तो क्या 1 2 के बराबर है? आप कहेंगे नहीं, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब इस पोजीशन पे एलिमेंट क्या रखना पड़ेगा आपको, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 0 रखना पड़ेगा। तो जब i j के बराबर नहीं है उस नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट में आपको क्या रखना है, 0 रखना है, राइट। 1 3 के बराबर होता है क्या, नहीं, तो यहां आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। इसी तरीके से 2 1 के बराबर नहीं है, i इज नॉट इक्वल टू j, 2 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इस पोजीशन पे आपको क्या रखना है, हमेशा 0 रखना है। तो इसी चीज को समराइज करके ऊपर स्टेटमेंट में लिख दिया है कि उस स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है जिसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, रिमेंबर द टर्म नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ओके, जिसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो। आई होप ये चीज क्लियर है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, और इनकी लीडिंग डायगोनल्स में कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, बट वहां पे कोई भी एलिमेंट चलेगा। तो ये सभी एग्जाम्पल क्या है, आपके डायगोनल मैट्रिक्स है। बस याद रखना है नॉन डायगोनल वाले पोजीशन पे हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, राइट। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है ना, ये भी एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें रोज एंड कॉलम कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब थोड़ा सा देखना जरा ध्यान से, हमने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स आपने पढ़ा। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप क्या होता है, एक आपका डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप होता है आपका स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये सब आपस में कनेक्टेड है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। तो इसीलिए मैं आपको ना इस तरीके से समझा रही हूँ यहाँ पे कि स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते हैं जिसमें रोज एंड कॉलम कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। मैम फिर इसमें अंतर क्या है, अरे अंतर है, सुनना अभी। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। मतलब ये बात तो तुम लोगों को श्योर है कि जितने भी इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होने वाले हैं, वो सब आपके 0 होने वाले हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने वाले हैं, S से होता है स्केलर और S से होता है सेम, ठीक है। तो इसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो एकदम सेम टू सेम होते हैं। अब आप जरा अपने डेफिनेशन को देखो, यहाँ अब सबसे पहले एग्जाम्पल देखो। सी, मैंने क्या कहा, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब इसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सबको क्या होना पड़ेगा, इन सबको 0 होना पड़ेगा, ठीक है। ये सब तो 0 है, लेकिन इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो कैसे होंगे, सेम होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी होते थे, दे वर नॉट सेम, जरूरी नहीं कि वो सेम ही हो। अगर सेम हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, अगर डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो वो मैट्रिक्स बन जाती है स्केलर मैट्रिक्स। और अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स को चेक करें, यहाँ पे डायगोनल पे कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, भले ही वो डिफरेंट हो, राइट। तो देखो सब अलग अलग थे, लेकिन जैसे ही आपके डायगोनल में एलिमेंट्स कैसे हो जाएं, सेम टू सेम हो जाए ना, तो आपकी मैट्रिक्स क्या बन जाती है, स्केलर मैट्रिक्स। तो S से स्केलर, S से सेम, ठीक है। आप ऐसे याद रखेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। अब अगर इसकी डेफिनेशन को आप रीड करो तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स के नाम से तब पुकारोगे जब उसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो, सेम हो,
ठीक है, बस इस बात को याद रखना है। किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम है, राइट। अब अगर इसकी जनरल फॉर्म की डेफिनेशन हम देखें, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ना बहुत पूछी जाती है, तो ये सब भी आपको एकदम डिकोड करना आना चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स तब बोलते हैं जब आई जे के बराबर नहीं है, तो उस पोजीशन पे हमेशा जीरो रखेंगे आप। क्या बोला मैंने, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स तब बोलते हैं कि जब उसके एड्रेस में आई और जे बराबर नहीं है, उस पोजीशन पे आपको हमेशा क्या रखना है, उस पोजीशन पे आपको हमेशा जीरो रखना है। और जब आपका आई जे के बराबर है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स जो है, जब आपका आई जे के बराबर है, तो उस पोजीशन पे आपको क्या रखना है, के रखना है, राइट। मतलब B11, B22, B33, इन सब पोजीशन पे क्या आएगा, के आएगा। के कोई आपका कांस्टेंट है, राइट। और के मतलब क्या, सब कैसे होंगे, सेम टू सेम होंगे। अगर इसी डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, एक काम करते हैं, अपन इस एग्जाम्पल को ही ले लेते हैं, -1 0 एंड दिस इज -1। तो अगर मैं इसका एड्रेस के फॉर्मेट में लिखूं ना, मतलब अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं, तो ये क्या है, मेरा A11, दिस इज A12, यहाँ लिखेंगे A21 एंड दिस इज योर A22, ठीक है। ये इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इस डेफिनेशन को हम समझें, जब आई जे के बराबर नहीं है, आई कौन होता है, ये पहला वाला, जे कौन होता है, ये दूसरा वाला, क्या 1 2 के बराबर है, नहीं। तो जब आपका आई जे के बराबर नहीं है, तो उस पोजीशन पे एलिमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो 1 2 के बराबर नहीं है, मतलब यहां आपको क्या रखना है, जीरो रखना है। अगेन 2 1 के बराबर होता है क्या, नहीं। तो डेफिनेशन ऑफ डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स क्या कहती है कि ऐसी पोजीशन पे आप जीरो रखिए। और जैसे ही आपके आई जे के बराबर होते हैं, दिस इज आई, दिस इज जे, दोनों कैसे हैं, बराबर है, तो उस पोजीशन पे आपको कोई एलिमेंट रखना है, कोई भी कांस्टेंट रखना है। सपोज हमने कहा के रखा। इसी तरीके से जब आप यहाँ आएंगे तो 2 and 2 आपस में बराबर होते हैं, तो इस पोजीशन पे आप क्या रखेंगे, इस पोजीशन पे आप के रखेंगे। तो ऐसी दिखने वाली मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब क्या, स्केलर मैट्रिक्स की कहानी क्या है, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स आया, स्क्वायर मैट्रिक्स ने आपको डायगोनल मैट्रिक्स सिखाया, और डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन से निकलता है आपका स्केलर मैट्रिक्स, जो बस ये कहता है कि ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह दो जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम होना चाहिए, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो आप देखो ना, सब कुछ √3, इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन इट्स अ स्केलर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम है, और बाकी के एलिमेंट्स कौन कौन है, 0 0 0 है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी आपकी एक स्केलर मैट्रिक्स है, और ये भी आपकी स्केलर मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर 1 × 1। सो A11 पोजीशन पे देखो कोई एलिमेंट रखा है, अब बाकी के मैट्रिक्स है नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये है क्या, इट्स अ स्केलर मैट्रिक्स। आई होप ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी। डायरेक्टली वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे कि आप लोग अभी फ्यूचर में CUET एग्जाम्स दोगे ना, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस ना आपसे ये जनरल फॉर्म देके पूछ सकते हैं कि बताइए कि इसमें से ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो ये जनरल फॉर्म आपको एकदम डिकोड करना आना चाहिए, इसीलिए अपन लोग इसको इस तरीके से पढ़ रहे हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। फिर बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। उसका एक और नाम है यूनिट मैट्रिक्स। बहुत बार आप नाम सुनेंगे अपनी पूरे चैप्टर में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ये एक ही चीज होती है। क्या होता है इसमें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल वन। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स में यूनिटी है, 1 है, ठीक है, जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं, 1 कंटेन करते हैं, एंड रेस्ट ऑल आर 0, बाकी के सब कैसे हैं, 0 हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हो। याद रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स को जिसके रोज एंड कॉलम बराबर होते हैं,
उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हो, जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं। यहाँ पे तो साफ साफ कह दिया है 1 होना चाहिए, ठीक है। तो सभी डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो, 1 हो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो, 0 हो। मैम क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? आप बोल सकते हैं इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स क्या कहती है कि डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे सेम है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से बना दूं ना 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो क्या तो आप इस मैट्रिक्स को क्या कहोगे? क्या आप इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहोगे या स्केलर मैट्रिक्स कहोगे? ये बताइए। मैम डेफिनेटली हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना ये कहती है कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, 1 के अलावा कुछ और नहीं। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स क्या कहती है कि डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अब वो सेम में वो लोग 100 100 100 लिखे, 300 300 300 लिखे, 1 2 1 1 2 2 2 लिखे, 5 5 5 लिखे, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस वो लोग ये कहते हैं कि डायगोनल एलिमेंट सेम हो, बाकी सब 0 हो, तो इट्स अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहती है कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकते एंड बाकी के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, बस आप इनके डेफिनेशंस और टर्म्स को समझते चलो। अब अगर इसका जनरल फॉर्म आपसे पूछा जाता है तो किस तरीके से बोलेंगे? देखो, जब आपके i और j बराबर नहीं है उस पोजीशन पे आप डालते हैं 0, और जब आपके i एंड j बराबर है तो उस पोजीशन पे आप डालते हैं 1। बताओ तो जरा कौन सी मैट्रिक्स है ये? तो आप चिल्ला के कहेंगे इट्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। तो जब आपके i एंड j बराबर नहीं है, मतलब 1 2 A12 वाली पोजीशन हुई, A13 वाली पोजीशन होती है, तो वहां आपको 0 रखना है। लेकिन जब आपके i और j बराबर है, मतलब A11 A22 A33, अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो उस प्लेस पे आपको क्या रखना है? 1 रखना है, ठीक है। सो व्हाट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहती है कि डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए 0। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहती है? स्केलर मैट्रिक्स कहती है कि डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए सेम, एस से स्केलर एस से सेम, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है दे शुड बी 0। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहती है? डायगोनल मैट्रिक्स कहती है कि आपके डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ लिखा होना चाहिए और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे शुड बी 0। आई होप ये चीजें धीरे धीरे समझ में आती जा रही है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में कुछ भी चलेगा, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल सेम होनी चाहिए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल में 1 होना चाहिए, ठीक। चलो जी, इसके बाद बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स को प्यार से आप लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हो। तो जीरो मैट्रिक्स बोलो या नल मैट्रिक्स बोलो, सिंपल सी मैट्रिक्स है, जैसा नाम वैसा काम, हर एक एलिमेंट में 0 होता है। पूरी मैट्रिक्स में 0 0 0 भरे पड़े होते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर 0। अगर उसके सभी एलिमेंट 0 हैं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स कहते हैं या नल मैट्रिक्स कहते हैं। आप देख सकते हैं ये 1/1 की जीरो मैट्रिक्स है, 2/2 की जीरो मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 2। एक रो है, 2 कॉलम है, ठीक है ना। 1 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है, और ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है क्योंकि सभी एलिमेंट्स क्या हैं? 0 है, ठीक है। इतनी छोटी सी बात है। तो आपके ना टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस 3.1 के इंट्रोडक्शन से 3.1 एक्सरसाइज से पहले जितनी भी टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस थी उन सबको हमने पढ़ लिया। एक बार आप अपने मन में सभी टाइप ऑफ मैट्रिक्स को क्या करेंगे? रिकॉल करेंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस। इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आओ इसको प्यार से समझते हैं, क्या होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस। देखो, 2 मैट्राइसिस A एंड B आर सेड टू बी इक्वल। किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स को आप इक्वल कहते हो जब वो इन दोनों कंडीशन को फॉलो करती हैं, ठीक है। कब आपको 2 मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहा जाता है? कब आप किसी 2 मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहते हो? आप तब 2 मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहते हो जब दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, जब इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम हो मतलब दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जितने इस मैट्रिक्स में रोज हैं उतने ही इस मैट्रिक्स में रोज होने चाहिए, जितने इस वाले मैट्रिक्स में कॉलम है उतने ही दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम होने चाहिए। इन शॉर्ट देयर ऑर्डर शुड बी सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का जो रूल नंबर 1 है वो ही फेल हो जाता है, तो आप सीधे कह दोगे मैट्राइसेस आर नॉट इक्वल, ठीक है। सो कंडीशन 1 क्या कहती है कि दोनों मैट्रिक्स के
ऑर्डर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, राइट। ओके, तो दूसरी कंडीशन है वो क्या कहती है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, पहले मैट्रिक्स में, पहली मैट्रिक्स क्या है मेरी, ए मैट्रिक्स है, तो पहले मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं ना, दे शुड बी इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। आई मीन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी का मतलब क्या है, देखो सुनो, अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है जिसका नाम है A11, A12, A21, A22, और मेरे पास कोई दूसरी मैट्रिक्स है B, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये मेरी A मैट्रिक्स है और यहाँ मेरी B मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स है B11, B12, दिस इज B22, सॉरी B21 एंड B22। तो ये मेरे पास ये दो मैट्रिक्स है, दोनों के ऑर्डर सेम है, 2 बाय 2 का ऑर्डर है। इस मैट्रिक्स को मैं इक्वल तब कह सकती हूँ जब इनका ऑर्डर सेम हो और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो मतलब ये जो पोजीशन वाले एलिमेंट होते हैं ना, इनके रिस्पेक्टिव पोजीशंस वाले एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे A11 आपका बराबर होना चाहिए B11 से, A12 B12 से बराबर होना चाहिए, ओके जी। इसी तरीके से करस्पॉन्डिंग इसके लिए कौन है, B21, तो आपका A21 बराबर होना चाहिए B21 से, उसके बाद आपका A22 बराबर होना चाहिए B22 से, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है कि सबसे पहली बात ऑर्डर सेम हो और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर सेम है, तो आपकी मैट्रिक्स कैसी है, आपकी मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है। क्या किसी को कोई परेशानी, चेक कर लो एक बार जल्दी से, सब ठीक, राइट। अब इसी को आपने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है, देखो जरा, ये दोनों मैट्रिक्स मेरी इक्वल मैट्रिक्स है, ऐसा मैं कह रही हूँ। ऐसा मैं क्यों कह सकती हूँ कि देखो ना, दोनों के ऑर्डर सेम है, 2 बाय 2 के हैं, इसमें भी 2 रोज हैं, इसमें भी 2 रोज हैं, इसमें 2 कॉलम है, इसमें भी 2 कॉलम है, मतलब इनका ऑर्डर तो सेम है। और आप देखिए जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, इसके पोजीशन में जो ये एलिमेंट लिखा है, इसके पोजीशन में भी यही एलिमेंट लिखा है। सिमिलरली इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है, इसी पोजीशन पे वही एलिमेंट है। इस पोजीशन पे 0 है तो यहाँ भी 0 है, इस पोजीशन पे 1 है तो यहाँ भी 1 है। तो जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एकदम सेम टू सेम होते हैं, इनका ऑर्डर जब सेम टू सेम होता है, तब आप कहते हो कि आपकी मैट्राइसेस कैसी हैं, इक्वल है। मैम इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, आओ एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आएंगे, आपको ना 2 मैट्राइसेस इक्वल गिवन है, देखो ना इक्वल टू का साइन है, ये दोनों मैट्राइसेस कैसी हैं, दे आर इक्वल, ठीक है, ये इक्वल गिवन है। आप हमें ABC XYZ की वैल्यू बताएंगे। अब ये मैट्रिक्स इक्वल है, इट इज गिवन, इसका मतलब क्या, दोनों के ऑर्डर सेम रहे होंगे, दोनों के करस्पॉन्डिंग टर्म्स सेम रहे होंगे, हाँ ना। 3 बाय 3 ऑर्डर है, दोनों का ऑर्डर सेम है और दोनों के करस्पॉन्डिंग टर्म्स भी इक्वल होंगे। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इन 2 मैट्रिक्स के बीच में इक्वालिटी का साइन है, और जब भी आपकी 2 मैट्रिक्स इक्वल होती हैं, उनका ऑर्डर एंड द करस्पॉन्डिंग टर्म्स आर इक्वल, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि दिस टर्म इज इक्वल टू 0, तो आप लिखेंगे x + 3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -3। x की वैल्यू आ गई, इजी है ना। देखो ना, इसके करस्पॉन्डिंग यही तो है, इनकी पोजीशन सेम है, ये A11 है तो ये B11 है, ठीक है जी। इसी तरीके से अब आप दिस वाला टर्म विल बी इक्वल टू दिस, तो आप यहाँ लिखेंगे z + 4 इज इक्वल टू 6, z + 4 इज इक्वल टू 6। यहाँ से आप अपनी z की वैल्यू निकालिए, 6 - 4 कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब y वाले टर्म की बारी है, तो दिस वाला टर्म, क्योंकि ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि मैट्राइसेस कैसी हैं, इक्वल है। तो आप यहाँ लिखेंगे 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2, ठीक है। शिफ्ट कर लें तो 2y - 3y - 7 + 2 इक्वल टू 0, 2y - 3y -y -7 + 2 -5, सो y कितना आया, -5 आया। y की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई, ठीक है। इसके बाद आपको ABC भी चाहिए, तो आओ जरा फिर से करस्पॉन्डिंग टर्म्स कैसे होंगे, मैट्राइसेस इक्वल है तो इक्वल होंगे। देखो इसे ये और ये बिल्कुल इक्वल है, राइट। इसी तरीके से ये वाला पोजीशन विल बी इक्वल टू ये वाला पोजीशन, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे A - 1 इज इक्वल टू -3, तो इसका मतलब क्या है, A इज इक्वल टू -3 + 1, A इज इक्वल टू -2, ठीक है। फिर अब आपको C भी चाहिए ना, तो ये वाला पोजीशन विल बी इक्वल टू ये वाला पोजीशन, मैट्राइसेस इक्वल है, तो आप लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 2C + 2, मतलब C इज इक्वल टू -1, ठीक है। फिर
ये वाला जो टर्म है ये इसके बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल होते हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4। शिफ्ट करो, दिस इज b माइनस 3 माइनस 2b माइनस 4 इक्वल टू 0। कितना आ रहा है? b माइनस 2b माइनस b, यहाँ पे क्या मिला आपको? 7। सो b इज इक्वल टू माइनस 7। चेक कर ले एक बार जल्दी से आप लोग, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, उधर गया तो प्लस 7, तो b इज इक्वल टू माइनस 7। तो आपने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली जो जो फाइंड करना था। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस पे ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आपको दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन होगी और आपको कुछ एक्स वाई जेड या ABC की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो आपको क्या करना है? करस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वेट कर देना है, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो इतने ही कंसेप्ट थे जो आपको चाहिए एक्सरसाइज 3.1 को टारगेट करने के लिए। तो हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है कि मैट्राइसिस क्या होती है, ऑर्डर क्या है, रोज क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, उसका जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, अगर कोई पोजीशन पे एलिमेंट्स चाहिए तो वो कैसे वहां तक कैसे पहुंचते हैं, आई का मतलब क्या है, जे का मतलब क्या है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस जो अपन ने पढ़ी, ये सभी कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है और इस वीडियो के साथ ही इन सबको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, जितना भी पढ़ाया है ना उतना अच्छे से रिवाइज करना। एंड आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, जैसे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हो। तो जब आप सर्च करेंगे ना आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ एक्सप्लोर करना है टॉप कोर्सेज को। यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट क्लासेस हैं आपके लिए। सो आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, क्लास 12th पे आप जाके डेफिनेटली क्लिक करेंगे। 12th क्लास में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना वो सब यहाँ पे एकदम प्रॉपर फॉर्मेट एंड सीक्वेंस में अरेंज्ड है। तो अगर आप क्लास 12th में मैथ्स NCERT पढ़ना चाहते हैं, आपको यहाँ जाके वॉच नाउ पे क्लिक करना है। आपके NCERT बुक में जितने भी एक्सरसाइजेस, चैप्टर्स, सॉल्यूशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं ना वो सब यहाँ अरेंज्ड है। तो आपको जो भी एक्सरसाइज पढ़ना है, जिस भी एक्सरसाइज का कंसेप्ट देखना है, आप बस उसके लिंक पे करना क्लिक और मैं आपको मिलूंगी पढ़ाते हुए। ओके, सो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।